Hello students, as again I'm here. Most probable question गेट एक्सेल एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द रीजन देयर इज ए डिले इन प्रोसेसिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम एवी नोड टू द एवी बंडल. हम मानते हैं कि हमारा जो टिपिकल हर्ट है उस हर्ट से राइट ऑरिकल में आपके पास हमेशा एस ए नोड रहेगा. इस एस ए नोड का इम्पल्स रिसीव करता आपके पास ठीक वेंट्रिकुलर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास एवी नोड के पास इसके इम्पल्स आते हैं. एवी नोड के इम्पल्सेस फिर आप देखोगे तो एवी बंडल के पास जाएंगे, फिर वो बंडल ऑफ हिज के थ्रू पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल की वॉल्स के साथ भी एसोसिएट हो जाते हैं. इस बात का ध्यान रखेंगे. ये आपके पास क्या है, बंडल है और ये पर्किंजे फाइबर. कुछ इस तरीके से इनका जो एक्शन पोटेंशियल है, इम्पल्सेस है, उस इम्पल्सेस का जनरेशन आपको थ्रू आउट हार्ट में देखने को मिल जाता है. अब ये पूछा गया है कि एवी नोड से एवी बंडल में जब ये सिग्नल जाते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं, तो वो प्रोसेसिंग में डिले क्यों होता है, इस रीजन को आपको बताना है. अलाउ द आर्टरिया टू कंप्लीट देयर कॉन्ट्रैक्शन प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. कि अगर ये इम्पल्सेस आर्टेरियल वॉल में पहले जाएंगे तो आर्टेरियल का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है, और जब आर्टेरियल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी फिर आगे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी हो जाना चाहिए. इसका मतलब एवी नोड वेट करता है कि कैसे आपकी जो ऑरिकुलर वॉल्स है, एट्रिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो, है ना. बात बहुत सही है. अलाउ द एट्रिया टू कंप्लीट देयर कॉन्ट्रैक्शन प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. इस बात को सही मानेंगे. इंश्योर द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम की वैलिडिटी को ये बात नहीं करेगा. इंश्योर द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम. वेंट्रिकल का इससे एसोसिएशन नहीं होगा. प्रिवेंट एन एक्टोपिक पेसमेकर के एक्टोपिक बाहर से कोई प्रेशर को एक्सर्ट करने को ये प्रिवेंट करेगा. ऐसे ये कुछ नहीं करता. इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास सही जवाब होगा. ठीक है. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन को इंश्योर ये करता है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप. क्वेश्चन नंबर 2 है, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर द फ्यूचर. कि आपके पास जो आरबीसी होती है वो आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होती है, नहीं नो न्यूक्लियस. कोई न्यूक्लियस आपके पास यहाँ को नहीं मिलती. ऐसा क्यों? दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस. उनको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. नहीं, वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है. दे आर सोमेटिक सेल्स. नहीं, इसको भी आप नहीं इस कंसिडरेशन में नहीं रह सकते कि इसका इन्यूक्लिएशन होने की क्या वजह है ना. सही है, सोमेटिक सेल्स है, लेकिन इस वजह से आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते. दैट डू नॉट मेटाबोलाइज, इस बात को भी नहीं रख सकते. द इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. बिल्कुल, कोड 4 जो होगा वो कोड 4 सही वैलिड रीजन है ना. बाकी के वैलिड रीजन है, लेकिन खाली क्यों है, इनइक्विलिटेड क्यों है? क्योंकि इसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है. ऑप्शन डी वुड बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वोलन लिप्स, थिक पिगमेंटेशन स्किन ऑफ हैंड्स एंड लेग्स. लेग और हैंड के आपको डार्क थिन पिगमेंट देखने को मिल जाते हैं. लिप्स आपको स्वोलन देखने को मिलता है. ऐसा किस वजह से देखने को मिलेगा? थियामीन बेरी की वजह से, प्रोटीन क्वाशोरकोर प्रोटीन की कमी से, निकोटिनामाइड पेलेग्रा, बिल्कुल निकोटिनामाइड और पेलेग्रा डिजीज जिसकी वजह से होती है, विटामिन से, इसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं. ठीक है. इरिटेबिलिटी भी आपको यहां से देखने को मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड. कि जो म्यूकोसल सेल है, इस म्यूकोसल सेल्स में, जैसे ये म्यूकोसल आपके पास, ये ब्लड कैपिलरीज है, और इस तरफ आपके पास क्या है, ये पिकल फेस है, ये बेसिलेटरल फेस है, पिकल फेस है, ये बेसोलेटरल फेस है, और यह आपके पास म्यूकोसा है जहां डाइजेशन अभी भी है. फ्रक्टोज है, तो इस फ्रक्टोज को किस तरीके से प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है ना. ये सेल
म्यूकोसल सेल एब्जॉर्ब करेगी और उसको कहाँ भेज देगी, ब्लड के पास देगी। इसके लिए आप देखेंगे तो हमेशा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, आप देखेंगे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो पार्ट है जहां आपके पास सोडियम मोलिक्यूल के साथ इसका साथ एसोसिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ट्रांसपोर्टर्स आपके पास यहाँ लगे होते हैं, SGLT ट्रांसपोर्टर्स आपके पास यहाँ लगे होंगे, जहां ये सोडियम आयन के साथ साथ आगे जाएगी। सोडियम आयन अंदर जाएगा, साथ साथ आपको फ्रक्टोज आयन का भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द हीमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। एक नया न्यूबॉर्न बेबी है और इस न्यूबॉर्न बेबी में ब्लड की कमी है, ब्लड डेफिशिएंसी ना, ब्लड डेफिशिएंसी, हीमोरेजिक डिजीज। हीमोरेजिक का मतलब ब्लड प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ब्लड फॉर्मेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड विटामिन है, और वो विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के होता है। कौन होगा, विटामिन के। और यही विटामिन की कमी से हीमोरेजिक एनीमिया जैसी सिचुएशन आपको न्यू बॉर्न बेबी में देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए पर्सन ऑफ एडवांस्ड एज द हेयर बिकम थिनर ग्रेजुअली। हम जैसे बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, हमारे बाल थिन होते जाते हैं। इट हैपन बिकॉज ऑफ डिक्रीजन। ऐसा क्यों होता है, किस कमी की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एनर्जी में काम आते हैं, एनर्जी में काम आएंगे तो एनर्जी के लिए में स्ट्रक्चरल चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट होता है वो कौन बनाता है, हमेशा प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स हमेशा कहाँ काम में आती है, आपके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों ही काम में आती है। लेकिन मेजर तौर पर आप देखोगे तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी पूरी तरीके से प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केराटिन प्रोटीन है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कम होने की वजह से, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कम होने की वजह से लेटर एज में हमारे बाल आपको पतले दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन, है ना, लेस न्यूट्रिटिव है और प्रोटीन भी लो है, लो प्रोटीन है, तो लो प्रोटीन होगी तो कैलोरीज भी लो होगी। द इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। 1 साल के बच्चे में कौन सी डिजीज ऐसी हो सकती है जो लो प्रोटीन सिचुएशन हो। तो लो प्रोटीन है, इसका मतलब डाइटरी, आप ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बाहर से ऊपर से खिला रहे बच्चे को और डाइटरी डेफिशिएंसी है, उसमें सीधा सीधा प्रोटीन लो प्रोटीन है, तो मेरेस्मस रिकेट्स क्वाशियोरकोर या पेलेग्रा, इसमें मेरेस्मस डिजीज आपको 1 साल के बच्चे में देखने को मिल जाती है। लेटर एज में आपको क्वाशियोरकोर देखने को मिल जाती हैं। रिकेट्स और पेलेग्रा विटामिन डिजीज कंडीशन। तो मेरेस्मस 1 साल के बच्चे में लो प्रोटीन की वजह से डिजीज कंडीशन हो सकती है, वो देखने को मिल सकती है। इसको आप मेरेस्मस से कवर करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ पैंक्रियाज इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड विद रिमेन अनडाइजेस्टेड इज। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बातें करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कंप्लीट डाइजेशन आप देखोगे या फिर पार्शियल डाइजेशन आप देखोगे तो आपको ओरल कैविटी में देखने को मिल जाएगा, और ओरल कैविटी में आप देखोगे तो लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन आपको वहां से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट या माफ कीजिए ग्लूकोज डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आपको ओरल कैविटी में स्टार्ट होता हुआ दिख जाता है। फिर आप जब स्टमक की बात करोगे, स्टमक में भी आपके पास प्रोटीन का डाइजेशन इनिशिएट हो जाता है, और स्टमक में HCl की वजह से फैट का इमल्सिफिकेशन, हालांकि इसको फैट का डाइजेशन नहीं कहेंगे लेकिन इमल्सिफिकेशन इनिशिएट हो जाता है।
फैट का इमल्सिफिकेशन इनिशिएट हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन डाइजेशन भी अच्छी तरीके से आपको वहाँ पेप्सिनोजन का पेप्सिन में कन्वर्टन और पेप्सिन फिर क्या करेगा, ट्रायोजिस आदि में प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। लेकिन फर्दर आप देखिएगा इस डिओडिनम, फर्दर आप देखोगे तो जो डिओडिनम है, इस डिओडिनम में फाइल के थ्रू आपको कुछ कार्बोनेट आयन, बिलिरुबिन, कुछ पिगमेंट्स, कई सारे कोलेस्ट्रॉल्स, लेसिथिन वगैरह वो आपको यहां देखने को मिल जाता है। वो आपको एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ देखोगे तो जो पेंक्रियाज है, इस पेंक्रियाज के भी दो फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। और यहां आप देखिएगा कि जो इनके एक्सोक्राइन फंक्शन है, इस एक्सोक्राइन फंक्शन से हमें कुछ प्रोटीन्स, कुछ एसोसिएटेड या कुछ फैक्टर्स आपको रिलीज होते हुए दिखेंगे। और वही फैक्टर जो है वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो न केवल सकस एंटेरिकस का मतलब जो इंटेस्टाइनल हार्मोन है या एंजाइम्स है, एंटेरिकस के साथ मिलकर न केवल कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भी कंप्लीट यहाँ होता है, फैट डाइजेशन भी यहाँ आपको कंप्लीट होता है, पैलेस वगैरह यहाँ भी आपको देखने को मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी यहाँ इनिशिएट हो जाता है, इवन प्रोटीन डाइजेशन को भी कंप्लीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेंक्रियाजिक एक्सोक्राइन फंक्शंस। और फिर बचा कुछ सकस एंटेरिकस जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं वो कर देते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि अगर पेंक्रियाज को हटा दिया जाए तो न तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो पाएगा, नहीं फैट का हो पाएगा, नहीं प्रोटीन का हो पाएगा। मतलब तीनों के तीनों कंपोनेंट का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर पेंक्रियाज को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इफ फॉर सम रीजन आवर गॉबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली इफेक्ट। अगर गॉबलेट सेल्स नॉन फंक्शनल हो जाए, अगर मैं देखूं कि हमारा जो इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन में आप देखिएगा कि जो गैस्ट्रिक पिट आपको देखने को मिलते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर टीएस देखूं मैं तो गैस्ट्रिक पिट्स एसोसिएट होते हैं और ये गैस्ट्रिक पिट्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। गैस्ट्रिक पिट्स आपको इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। ये बाहर की तरफ आपके पास म्यूकोसा है, म्यूकोसल लेयर है और इस गैस्ट्रिक पिट में आप देखिएगा तो कई तरीके के सेल्स एसोसिएट होते हैं। जी सेल्स एसोसिएट होते हैं जो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करते हैं। चीफ सेल्स आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, सेल्स देखने को मिल सकती है, पेरिटल सेल्स आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, जी सेल्स आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। अब एक्चुअली जो जी सेल्स है वो जी सेल्स क्या जिनको आप क्या कह देते हैं, गॉबलेट सेल्स कह देते हैं। गॉबलेट सेल्स का मेन फंक्शन क्या रहता है, म्यूकस सिक्रीशन का। किसका, म्यूकस सिक्रीशन का। मतलब क्या हुआ कि जो फूड हम इंजेस्ट कर रहे हैं उस फूड का प्रॉपर प्रोपल्सन जो है, प्रॉपर प्रोपल्सन को एनहांस करता है या किसकी देखरेख में, वो गॉबलेट सेल्स की देखरेख में करता है क्योंकि वो म्यूकस ही वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब अगर गॉबलेट सेल्स काम करना बंद कर जाए तो म्यूकस सिक्रीशन नहीं होगा और म्यूकस सिक्रीशन नहीं होता तो प्रॉपर फूड प्रोपल्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा ना। तो प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन नहीं, सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम सीबेशियस ग्लैंड नहीं, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी नहीं, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन टू इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में डाउन मूवमेंट जो होगा फूड का वो प्रॉपर आपको देखने को नहीं मिलेगा जब गॉबलेट सेल्स काम नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 10, डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू वेस्टिब्यूल। हम देखते हैं कि हमारी ओरल कैविटी में 3 तरह की ग्लैंड होती है। एक आपके पास पैरोटिड ग्लैंड होती है, एक आपके पास इंफ्रा ऑर्बिटल हो जाएगी या आप मैंडिबुलर कह सकते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल आप इसको कह सकते हैं।
मैक्सिलरी कह देता हूं मैं, मैक्सिलरी ग्लैंड हो जाएगी, एक सबलिंगुअल हो जाती है, एक सबलिंगुअल हो जाती है। जहां जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो पैरोटिड ग्लैंड हमारे ऊपर के इंसाइजर के साथ एसोसिएट होती है, और एक डक्ट होती है जिसको स्टेनसन डक्ट कहते हैं, तो स्टेनसन डक्ट कहते हैं, इसके थ्रू खुलती है। ऐसे ही जो मैक्सिलरी ग्लैंड होती है वो आपको वाटसन्स, है ना, वाटसन्स डक्ट के थ्रू ओपन होती हुई दिखती है, जबकि लिंगुअल सबलिंगुअल लिंगुअल डक्ट के थ्रू ओपन आपको होती हुई दिखती है। ठीक है, लिंगुअल के ठीक नीचे मैक्सिलरी, थोड़ी नीचे की तरफ, पैरोटिड थोड़ी ऊपर की तरफ, लिंगुअल टंग के नीचे देखने। तो ओवरऑल आप देखोगे तो वेस्टिब्यूल में कहां खुलेगी पैरोटिड ग्लैंड, किसके थ्रू खुलेगी, स्टेनसन डक्ट के थ्रू खुलेगी। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके गेट एक्सेल थोड़ा से, बट थैंक यू।